मटेरियल के अंदर परमानेंट मैग्नेटिज्म हो सकता है। मटेरियल को कोई करंट देने की जरूरत नहीं है। मटेरियल अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसको एक बार मैग्नेटाइज किया जा चुका है तो वो परमानेंट मैग्नेट। तुमने देखा होगा स्पीकर्स के अंदर वो ब्लैक कलर का राउंड जो होता है सर्किल, वो मैग्नेट होता है। लैब के अंदर हम लोगों ने वो ब्लू और रेड कलर का छोटा सा मैग्नेट देखा होगा, उसको क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। तो वो सब क्या है, परमानेंट मैग्नेट। मतलब वो एक बार मैग्नेटाइज हो गए तो परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करते रहेंगे। उनके अंदर कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं मटेरियल के अंदर जिसकी वजह से वो मैग्नेटिज्म शो करते हैं। तो पहले हमें ऊपर ऊपर की बात समझना है बार मैग्नेट के बारे में, फिर अंदर की बात समझना है कि मटेरियल लेवल पे ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से मैग्नेटिज्म आता है। तो डाया, पैरा, फेरो, ये मटेरियल वाली बातें हैं, और ऊपर ही ऊपर डिस्कशन करना वो बार मैग्नेट पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक बार मैग्नेट कि मैंने यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो करी है। कुछ इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट की होती हैं। तो पहला क्वेश्चन यही आता है, कैसे पता कि ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो याद करो यार, 9th-10th में हम लोगों ने वो कंपास नीडल की मदद से एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना सीखा था। कंपास नीडल क्या होता है इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था बहुत शुरू में, कि एक कंपास नीडल बेसिकली एक बार मैग्नेट से मिलकर बनी होती है। उसके अंदर एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो ऑब्वियसली यार बार मैग्नेट से ही बना होता है। अगर वो नीडल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी थीटा एंगल पे है तो इसको टॉर्क महसूस होता है। ये नीडल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग अपने आप को अलाइन करती है। यानी अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है तो ये बार मैग्नेट या कह सकते हैं कंपास नीडल हमेशा अपने आप को कहां अलाइन करेगी, यानी ये एक अनस्टेबल पोजीशन है और ये क्या है, स्टेबल पोजीशन है। ठीक है, एक बार मैग्नेट को अनस्टेबल पोजीशन पे टॉर्क लगता है और वो टॉर्क हमेशा उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग कराता है। तो ये सारी लाइनें भी ऐसे ही ड्रॉ की जाती हैं। यहां कंपास नीडल रखा, फिर यहां रखा और उसके इंडिकेटर पे डॉट लगाते रहे, लगाते लगाते हम पूरी लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक बार मैग्नेट के अंदर भी होती हैं। यहां हम कंपास नीडल ले नहीं जा सकते, बट सही बात यह है कि मटेरियल के अंदर भी अगर कोई कट लगा के अंदर मेजर करेगा तो वहां मैग्नेटिज्म निकलता है। एक बार मैग्नेट के अगर दो टुकड़े कर दिए जाएं तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि नॉर्थ अलग हो जाएगा, साउथ अलग हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जब भी हम एक बार मैग्नेट के टुकड़े करते हैं तो फिर से एक नॉर्थ साउथ क्रिएट हो जाता है। मान लिया दो टुकड़े किए हैं, लेकिन ये पहले से थोड़ा सा वीक नॉर्थ साउथ होगा। पहले जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दे रहा था, अब ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं देगा, कह सकते हैं आधे इन्फ्लुएंस का देगा। यानी जब भी एक बार मैग्नेट के कुछ टुकड़े किए जाते हैं तो वो फिर से क्या बना देता है, नए बार मैग्नेट। इसके और टुकड़े किए जाएंगे तो फिर से वो बार मैग्नेट बना देगा, लेकिन इस बार वो पहले से भी वीक होगा। तो बार मैग्नेट को लेके ये कुछ बातें हैं। ये मैंने फील्ड लाइंस दिखाई है। अच्छा, बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस और एक कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो बिल्कुल एक जैसी होती हैं। एक कॉइल के आसपास जिस तरह का मैग्नेटिज्म होता है उसी तरह से बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिज्म होता है। और इसी तरह का मैग्नेट फील्ड हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रिक डाइपोल में। काफी हद तक इसी तरह से पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलती हैं, नेगेटिव में एंटर करती हैं। ये अलग बात है कि ये कंटिन्यूअस नहीं होती हैं, ये कंटिन्यूअस है और ये है ना। तो यहां डाइपोल की, इलेक्ट्रिक डाइपोल आर नॉट कंटिन्यूअस। अब चाहे लूप की बात कर लो, चाहे बार मैग्नेट की बात कर लो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
करंट कैरिंग क्वाइल एंड बार मैग्नेट। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कंटिन्यूअस होती है, विल बी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब कि उसका कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट और कोई एक एंड पॉइंट नहीं होता है। अगर इसके पीछे पीछे चलते चले जाएंगे तो ये पूरा सर्किल कंप्लीट करेगा, यानी कहीं से या तो टर्मिनेट होना और कहीं से एंडिंग होना नहीं होती। तो ये कुछ बातें मैंने बार मैग्नेट को लेके लिखी हैं, मैग्नेटिज्म को लेके लिखी हैं, नोट करना है। ये फॉर्मूला याद है यार, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, एक क्वाइल के सेंटर से x दूरी पे, ये फॉर्मूला याद है सबको। ये x वेरी वेरी ग्रेटर देन r के लिए फॉर्मूला वैलिड होता है, b x वेरी वेरी ग्रेटर देन r के लिए। ये फॉर्मूले की बात यहां क्यों करी जा रही है? क्योंकि एक क्वाइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिहेवियर और एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिहेवियर बिल्कुल एक जैसा होता है। अगर फील्ड लाइंस बिहेवियर एक जैसा है तो दूरी के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन जैसा इसमें है वैसा ही किसमें होगा? बार मैग्नेट में होगा। ठीक है। अच्छा, बी का फॉर्मूला है, टेस्ला में आएगा। यहां भी एक रिक्वायरमेंट है और यहां भी हम चाहते हैं कि एक फॉर्मूला बने जो कुछ एक्स दूरी पे बी का फॉर्मूला दे सके, यानी सेंटर से एक्स दूरी पे कितना बी है उसका लेना देना किन चीजों से होना चाहिए। तो क्योंकि यार इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक जैसी ड्राइंग देती हैं, यानी एक जैसे तरीके से वेरी करती हैं, क्या यहां भी मैं कह सकता हूं यार बी जो है 1/x³ के प्रोपोर्शनल होगा, जैसे यहां पे था, ये गलत लिखा है। x³ का प्रोपोर्शनल होगा। क्या इक्वालिटी लाने के लिए यहां भी एक कांस्टेंट आना चाहिए, μ0/4π। और अगर मैं b की बात कर रहा हूं, ये टेस्ला में है, ये भी टेस्ला में है, तो यहां और क्या आया था ऊपर? 2μ, तो यहां क्या आना चाहिए? 2 समथिंग। मैं बस ये कह रहा हूं क्या जिस तरह का फॉर्मूला लुक इसका है उसी तरह का फॉर्मूला लुक इसका भी होना चाहिए। वो बात अलग है कि यार म्यू का मतलब क्या होता था, म्यू को हम क्या बोलते थे? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। और इसका फर्दर एक फॉर्मूला होता था, किसी को याद है? म्यू का फर्दर एक फॉर्मूला होता था NIA। यहां मैंने एक टर्म डिफाइन किया है कैपिटल M, कैपिटल M को यहां मैं बोलूंगा अगेन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। उसका भी नाम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट था, इसका नाम भी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है। वो क्वाइल का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट था, ये बार मैग्नेट का डाइपोल मूवमेंट है। कई जगह तो सिंबल भी सेम ही देते हैं। अच्छा बताओ, M की यूनिट क्या होना चाहिए? B की यूनिट टेस्ला है, μ0/4π की जो यूनिट यहां है वही वहां है, X की जो यूनिट यहां है वही वहां है, तो M की यूनिट भी वही होना चाहिए। क्या होती थी? एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या ये M की यूनिट होती थी? म्यू की यूनिट, तो वही यूनिट इसकी भी होगी। तो यार M
जो रोल म्यू का उस फॉर्मूले में था वही रोल एम का इस फॉर्मूले में है। वो बार क्वाइल के लिए था और ये बार मैग्नेट के लिए। लेकिन अब एक समस्या है, म्यू का फर्दर एक फॉर्मूला था NIA, जिसमें आई होता था करंट एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो आई को हम विजुलाइज कर पाते थे, क्वाइल में करंट फ्लो करता था। एरिया को हम विजुलाइज कर पाते थे क्योंकि उसका क्वाइल का एरिया होता था। लेकिन क्या कैपिटल एम इस बार मैग्नेट के लिए डिफाइन किया गया है, ना तो इसमें करंट है ना तो इसमें एरिया है। तो कैपिटल एम का फर्दर कोई फॉर्मूला हम इस तरीके से नहीं लिख सकते जैसे वहां लिख सकते थे। बात क्लियर है? तो ये बार मैग्नेट को लेके कुछ बातें मैंने अभी बताई हैं, और ये फॉर्मूला सीधे सीधे कॉपी पेस्ट किया गया, ये कहीं से लाया नहीं गया है, यहां से कॉपी पेस्ट किया गया है और एक नया नाम इन्वॉल्व करा दिया है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। अब कुछ यार कॉमन बातें हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम अब तक सीधे सीधे पढ़ रहे हैं, उनको हम तीनों टॉपिक में कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। कौन कौन से तीन टॉपिक? बार मैग्नेट, क्वाइल और इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका पैटर्न जरा समझना है, पहले इतना नोट कर लें। ये पूरा फॉर्मूला नोट करने की जरूरत नहीं, तुम सीधे भी लिखोगे तो चलेगा, ये हम लोग डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी। क्वाइल के एक्स दूरी के किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं और उसी से मिलता जुलता हमने इसके लिए बना लिया है। तो कुछ बातें मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से शुरू कर रहा हूं। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से, इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से एक्स दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला ये होता था 1/4π02p/r³। तो क्या बताओ, यहां से x लार्ज डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, और अभी अभी हमने बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला ये लिखा है। P बराबर होता था 2Lq, म्यू बराबर होता था NIA। तो अब यार इससे मिलता जुलता यहां कोई फॉर्मूला नहीं बन सकता क्योंकि करंट जैसी कोई चीज नहीं है, एरिया जैसी कोई चीज नहीं। तो इससे मिलता जुलता एक फॉर्मूला कैपिटल M के लिए बनाया गया है और वो क्या है? 2LM। तो 2L क्या हो गई? इसकी लेंथ हो गई जैसे वहां होता था, और स्मॉल m जैसे वहां पे यार Q जो है एक एंड पे जो चार्ज है उसकी स्ट्रेंथ को बताता था कि कम है या ज्यादा है। इसी तरह से यहां स्मॉल m एक एंड के पोल की स्ट्रेंथ को बताएगा। यानी हमने इस डाइपोल को दो चार्ज की तरह सोचा है, एक पॉजिटिव चार्ज जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और एक नेगेटिव चार्ज जैसा, उसको हम बोलते हैं पोल। ये पॉजिटिव पोल और ये नेगेटिव। उस पोल की स्ट्रेंथ कितनी है वो स्मॉल m से डिनोट होगा, इसलिए m को हमने नाम दिया है क्या? पोल स्ट्रेंथ। क्या बताओ, वहां Q भी एक पोल की स्ट्रेंथ होती है कि नहीं? चार्ज भाई दो चार्ज से मिलकर बना, यानी दो पोल से, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस फैशन में हमने कैपिटल M डिफाइन किया है। कुछ और बातें कॉमन है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर थीटा एंगल पे होता है तो उसको टॉर्क लगता है, वो हमेशा अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करता है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे। इसका
डाइपोल मूवमेंट वेक्टर नेगेटिव से पॉजिटिव दिया जाता था, याद है। तो ये एक अनस्टेबल पोजीशन है, ये एक स्टेबल पोजीशन है, और किसी थीटा की अनस्टेबल पोजीशन पे उस पे लगने वाला टॉर्क पी साइन थीटा और पोटेंशियल जी क्या होता था, माइनस पी कॉस थीटा। अब क्या बताओ, हम लोगों ने एक कॉइल अगर थीटा के एंगल पे है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, उसके लिए भी क्या टॉर्क का फॉर्मूला और पोटेंशियल जी का ऐसे ही पढ़ा है सेम फैशन में, जहां पी आता था वहां म्यू आता था, जहां ई आता था वहां बी आता था, बाकी सब कुछ सेम है। तो अगर यहां ये दोनों के लिए ये चीज वैलिड है, तो एक बार मैग्नेट को भी अगर थीटा एंगल पे रखा जाए, ऐसा देखा जाता है, तो वो भी टॉर्क महसूस करता है। यानी ये एक अनस्टेबल पोजीशन है, बार मैग्नेट घूम के अपने आप को इस पोजीशन में रखना चाहता है, किस पोजीशन में, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस पोजीशन पे उसको टॉर्क लगता है, और टॉर्क का फॉर्मूला बिल्कुल सेम फैशन में है। जैसे इसमें म्यू बी साइन थीटा था, तो यहां एम बी साइन थीटा, यहां पोटेंशियल जी की बात जैसे यहां करते थे वैसे यहां कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब यार इतना मैच करने के बाद कुछ और बातें हम मैच करा रहे हैं जबरदस्ती। क्या बताओ, दो चार्ज Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कोई बात नहीं। तो उसके फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ से, F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ऐसा देखा जाता है। अब कॉइल में इस तरह की बात हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन बार मैग्नेट में नॉर्थ नॉर्थ पास लाओ तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, और साउथ साउथ पास लाओ तो रिपेल करते हैं, नॉर्थ साउथ लाओ तो अट्रैक्ट करते हैं। यानी जो बिहेवियर चार्ज के अंदर है वही पोल के अंदर है। यानी अगर मैं कहूं ऐसे दो मैग्नेट हैं जिसका एक पोल M1 स्ट्रेंथ का है, दूसरा M2 स्ट्रेंथ का है, तो इस M1 स्ट्रेंथ और M2 स्ट्रेंथ में कितना फोर्स लगेगा, तो उसका फॉर्मूला भी सेम फैशन में बनाया गया है। क्या यार, इतना तो सबको समझ में आ रहा है, जहां 1/4πε आता था वहां मैग्नेटिज्म वाले टॉपिक μ0/4π आता है, तो यहां 1/4πε है, तो यहां क्या आना चाहिए, μ0/4π। वहां Q1 Q2 था, तो यहां M1 M2/R स्क्वायर है। लेकिन एक चीज है कि एक दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो दो और केवल दो चार्ज में एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या बताओ, दो पोल आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो दो और केवल दो पोल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्या इस पोल के साथ इसका पेयर -M1 और इस पोल के साथ -M2 जरूर मौजूद होगा। कोई पूछे यार इन दोनों में आपस में कितना फोर्स लग रहा है, तो देखा जाए तो M1 इन दोनों को लगा रहा होगा, -M1 इन दोनों को लगा रहा होगा, तो उससे तय होगा कि इसको कितना फोर्स लग रहा है। तो फिर ये फोर्स क्या था, ये फोर्स एक थ्योरेटिकल बात होगी कि ये पोल इसको कितना लगा रहा है। अगर हम इस मैग्नेट पे पूरा फोर्स निकालना चाहते हैं, तो इसका भी दोनों में असर देखना पड़ेगा और इसका भी, तो वो बहुत लेंदी डिस्कशन हो जाएगा। मैंने जो फोर्स का फॉर्मूला दिखाया है वो सिंपल एक थ्योरेटिकल चीज है कि दो पोल आपस में क्या फोर्स लगाते हैं, उसका ये फॉर्मूला है। हालांकि केवल और केवल दो पोल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तुम कहोगे सर एक मैग्नेट के अंदर तो दो पोल एग्जिस्ट करेंगे, तो भैया ये एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे भी, तो उससे होना क्या है, ये इसको लगाएगा, ये इसको लगाएगा, मटेरियल तो वहीं का वहीं रहेगा ना। तो इसलिए वो डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा कहीं तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा कि दो पोल पे फोर्स की बात हो, क्योंकि जब दो बार मैग्नेट अलग अगल बगल रखे होंगे, तो इसकी वजह से उस पे लगने वाला फोर्स में चार टर्म आएंगे। तो फिर ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला केवल दो पोल में लगने वाला थ्योरेटिकल फोर्स बताता है। क्या जनता समझ पा रही? चार्ज अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, बट बार मैग्नेट के पोल कभी अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये फोर्स का थ्योरेटिकल फॉर्मूला है। और अब इसको हम लोग बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक से पूरी तरह से मैच कराएं। एक चार्ज r दूरी पे कितना E देता था, E का मतलब होता है वहां रखे हुए एक कूलाम को कितना फोर्स लगेगा। क्या होता था, E बराबर 1/4πε दैट इज K Q बाई R स्क्वायर। तो क्या बिल्कुल सिमिलर बात कि अगर कोई एक +M पोल रखा हो, वैसे तो एक पोल कभी अलग से मिलेगा नहीं, लेकिन अगर एक पोल की अगर हम बात करें कि r दूरी पे वो B कितना देगा, तो कितना देगा, 4π स्मॉल m या कैपिटल M, स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। तो इसका मतलब जैसे ये दो पोल पैरेलल में एग्जिस्ट कर रहे हैं और कोई पूछे यहां से x दूरी पे B बताओ, तो इस +M का असर और इस -M के असर का नेट निकालो, तो यहां का फील्ड आ जाएगा, वो ऑलरेडी निकला हुआ है। कोई पूछे इक्वेटोरियल पोजीशन में B बताओ, तो तुम क्या करोगे, एक +M का असर एक -M, दोनों का वेक्टर सम कर दोगे इस फॉर्मूले से।
वो भी हम कर चुके हैं। ये चीजें क्लियर है, पहले तो इतना नोट कर ले। हम लोग ने यार सब कुछ बिल्कुल पैटर्न में यहां मैंने लिखा है ताकि पुरानी चीजों से नई चीजों को हम लिंक कर पाए। मैग्नेटिक कर दें। ये किस तरह का क्वेश्चन है? हाँ, एक पॉइंट चार्ज, एक संख्या है, कोई एक पॉइंट चार्ज रखा है, उसकी वजह से यहां रखे हुए यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स बताना है। हाँ, ड्यू टू 1 पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज रखा है, उसकी वजह से यहां पर एक बार मैग्नेट प्लस एम इधर है, माइनस एम इधर है, और यहां से x दूरी पर कोई p पॉइंट है, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? तो हम लोग यार कहेंगे प्लस एम की वजह से ऐसे होगी जैसे प्लस क्यू की वजह से होती थी, और माइनस एम की वजह से टूवर्ड्स होगी, प्लस की वजह से अवे, माइनस। तो इन दोनों का नेट कहां आएगा? तुम्हें याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे स्टेप, हम यहाँ थीटा मानते थे, फिर ये थीटा होता था, ये थीटा तो ये थीटा, अगर ये बी है ये बी है तो दोनों का कितना आएगा? 2b cos थीटा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में करते। तो सब कुछ करके ये आंसर क्या आता था? चलो मैं कर ही देता हूं, b इक्वल टू क्या? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन दूरी का स्क्वायर, यहां से यहां तक दूरी कितनी होगी? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर।
कॉस थीटा क्या हो गया, L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2L इंटू एम डिवाइड बाई L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये बी का फॉर्मूला। ये सारे स्टेप वही हैं जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए कभी डिराइव किया था। फिर बता 2L इंटू एम को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम, इसको बोलते थे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वहां इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आता था। और अगर हम ये डिस्कशन x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L के लिए कर रहे हैं तो ये क्या बन गया, एक्स क्यूब। तो ये पूरा ही डेरिवेशन वो है जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया था, और ये आना ही आना था जब हमने सब कुछ मैच कराया है। बल्कि शुरुआती हमने यहीं से करी थी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला इससे पूरी तरह से मैच करा दिया था। जब एक्सियल का मैच करा दिया था तो इक्वेटोरियल का भी मैच करेगा। क्या बताओ, एक डाइपोल अगर प्लस माइनस क्यू वाला यहां रखा होता तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तुमने क्या पढ़ा है, Kp अपॉन आर क्यूब। तो ये क्या आ गया है, Km अपॉन एक्स क्यूब, उसी फैशन में आ गया है। ये 1 मैग्नेट है, ये 2 मैग्नेट है। कोई पूछे यार फर्स्ट मैग्नेट ने सेकंड मैग्नेट पे कितना फोर्स दिया है, इस मैग्नेट ने इस मैग्नेट पे कितना फोर्स दिया है, तो बताओ इस मैग्नेट पर कितने टर्म आएंगे फोर्स के। एक तो आएगा ड्यू टू प्लस एम, इसकी वजह से ऑन प्लस एम ऑन माइनस एम, यार इसकी वजह से इन दोनों पर। फिर ड्यू टू माइनस एम, इसकी वजह से ऑन प्लस एम ऑन माइनस एम। कितने टर्म आए, 4। अगर कोई पूछा यार इस मैग्नेट पे ओवरऑल कितना फोर्स है, तो 4 टर्म आएंगे, उसका सम करना पड़ेगा। बहुत अजीब सा आंसर आता है, एक बार मैं बस बताना चाह रहा हूं। बता, हाँ कोई कैंसिल नहीं होगा। ये प्लस एम, इस प्लस एम को कहां फोर्स देगा, राइट। लिख देता हूं F1 बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर, और ये कैसा आएगा, राइट। ये राइट आएगा। फिर बताओ ये प्लस एम इसको कहां देगा, लेफ्ट। क्या दोनों बराबर होंगे, हाँ। M1 M2 अपॉन डी प्लस 2L का स्क्वायर, और ये कहां आएगा, लेफ्ट। बराबर नहीं होंगे ना, ये राइट आया है, ये लेफ्ट आया है। अब बताओ इस माइनस एम की वजह से प्लस एम पे कितना फोर्स लगेगा। पहली बात तो लेफ्ट लगेगा। क्या ये माइनस एम इस प्लस एम को अट्रैक्ट करेगा, कितना लगाएगा, M1 M2 अपॉन डी प्लस 2L का होल स्क्वायर। ये भी लेफ्ट था, ये भी लेफ्ट था भाई, कैंसिल नहीं हो रहा है। इस माइनस एम की वजह से माइनस एम पे कितना फोर्स लगेगा, F4 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M इंटू एम अपॉन डी प्लस 4L का होल स्क्वायर। तो यार देखो ये राइट या लेफ्ट, राइट। तो ये 2 राइट है, इनको प्लस साइन लगा दो, 2 लेफ्ट है, इनको उनका नेट निकालोगे वो आंसर आएगा बहुत गंदा सा। तो ऐसा कोई आंसर याद रखना बहुत मुश्किल है। कोई एक क्वेश्चन कोई पूछ ले कि यार इसकी वजह से इस पे बताओ, तो तुम बता सकते हो। चार्जेस का डिस्कशन आसान होता है, डाइपोल में
एक डाइपोल ये है, एक डाइपोल ये, तो इसमें 4 टर्म आ गया यार। क्या जनता समझ पा रही? तो अभी अगर मुझे एफ नेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, F1 प्लस F3 जो राइट राइट है, F1 और F4 में से F2 और F3 घटाना पड़ेगा और फिर लिख देना पड़ेगा राइट, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि राइट वाले ज्यादा हैं, लेफ्ट वाले कम हैं। ये मैं थोड़ा थोड़ा याद दिला रहा हूं कि जैसी बातें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होती थी वैसी बातें यहां भी आ सकती हैं। तो मैंने एक फील्ड निकालने को लेके क्वेश्चन करा दिया, एक ही कराया है बस याद दिलाने के लिए, और एक मैंने फोर्स लाने को लेके क्वेश्चन करा दिया, यानी हमने इसको टच कर लिया। ई को लेके जो बातें इलेक्ट्रो में होती थी वो यहां हो सकती हैं, एफ को लेके जो बातें इलेक्ट्रो में होती थी वो यहां हो सकती हैं, नहीं इनको लेके जो बातें हो सकती हैं वो भी यहां हो सकती हैं। अभी मैं एक बात करने वाला हूं डाइपोल मूवमेंट को लेके। एक बार मैग्नेट के दो टुकड़े कर दिए तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, m/2 m/2। इसके फर्दर दो टुकड़े कर दिए गए, फर्दर अब m/4 m/, नहीं जितने ज्यादा टुकड़े करोगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट भी कम होता जाएगा, ठीक है। एक बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ m मैग्नेटिक मोमेंट का है और इसके ऊपर एक और बार मैग्नेट रख दिया गया, ठीक है। ये एक बार मैग्नेट था और इसके ऊपर एक और बार मैग्नेट रख दिया गया, ऐसा एक नॉर्थ साउथ बार मैग्नेट और रख दिया गया, ठीक है। तो अब ये दोनों बार मैग्नेट मिलके ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, एक के ऊपर एक और रख दिया गया, एक नॉर्थ साउथ ये है, एक नॉर्थ साउथ ये है, हाँ भाई क्या होगा 2m। अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन तुम्हें याद है हमेशा कहां से कहां होती है, निगेटिव से पॉजिटिव होती थी। पॉजिटिव वो जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है और निगेटिव जहां से आती हैं, एंटर साउथ में समाती है, नॉर्थ से निकलती हैं। खैर तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, मैग्नेट के ऊपर मैग्नेट रख दिया गया है, मैग्नेट ओवर मैग्नेट। तो यार तोड़ोगे तो कम होगा, जोड़ोगे तो बढ़ेगा, सिंपल सा फंडा है। तो यार यहां मैंने कितने डिग्री पे जोड़ा है, कोई अगर ऐसे जोड़े नॉर्थ साउथ इधर है और साउथ नॉर्थ इधर है, साउथ इधर नॉर्थ इधर, अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, जीरो। यानी यार मैग्नेटिक मोमेंट सिंपल एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था, P बराबर 2L क्यू होता था, तो L वेक्टर और P वेक्टर का सेम डायरेक्शन, L को हमने वेक्टर क्वांटिटी, यहां M भी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसके ऊपर हम एरो लगा सकते हैं। P का वेक्टर जब 0 डिग्री पे है, थीटा 0 है दोनों के बीच में, देखो यार तो 2m आया, थीटा 180 है, तो यानी कल को हम ऐसे रख दें कि एयर बार मैग्नेट छोटा सा है, ये सब स्मॉल बार मैग्नेट है, ये सारे स्मॉल बार मैग्नेट पे चल रही, उनके साइज पे ज्यादा
कंसर्न नहीं रहना, बहुत साइज ज्यादा होगा तो ये चीजें उतनी वैलिड नहीं होती। मैं कहता हूं यार 1 प्लस एम माइनस एम इधर है, ठीक है, और 1 माइनस एम प्लस एम इधर है, तो बता इन दोनों बार मैग्नेट का रिजल्टेंट एम रिजल्टेंट क्या होगा? हाँ, √2m होगा। वही अगर 60 डिग्री पे रख दिया जाए तो, हाँ, माइनस एम प्लस एम माइनस एम प्लस एम, अगर ये 60 डिग्री पे रख दिया जाए √3m, यानी कुल मिला के यार जैसे हम लोगों ने m कभी a1 a2 स्क्वायर पढ़ा है, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा, वो रूल यहां भी काम करेगा। क्लियर है? एक और इसमें फेमस डिस्कशन है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी की तरह ऐड हो सकता है, इलेक्ट्रो में भी तो हम ऐसी बातें करते थे। एक बार मैग्नेट माइनस एम प्लस एम कुछ एल लेंथ का था, चलो कुछ डी लेंथ का था, डी लेंथ का था, इसका सर्किल बना दिया गया, ठीक है, सर्किल बना दिया गया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम है, गिवन है, ये गिवन है, मैंने स्मॉल एम माइनस एम थोड़ी देर के लिए माना है, मैग्नेटिक मोमेंट गिवन, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? अगर हमने उसका सर्किल बना दिया है तो नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? तो मुझे बताओ, पहले इसका एल वेक्टर डी मैग्नीट्यूड का था, अब इसका एल वेक्टर कितने मैग्नीट्यूड का है? हाँ, ये एक सेमी सर्किल बना दिया है, ऑफ सेमी सर्किल मेड ऑफ अबव बार मैग्नेट, जो ऊपर बार मैग्नेट है उसी से ये सर्किल बनाया गया है। हाँ भाई, हाँ, मैं कह रहा हूं इसका एल वेक्टर निगेटिव से पॉजिटिव एल वेक्टर कितने मैग्नीट्यूड का है? डी मैग्नीट्यूड का। इसका लेंथ वेक्टर कितने मैग्नीट्यूड का होगा? यहां से यहां कितना? अगर ये आर रेडियस का है तो ये कितना होगा? 2r, लेकिन हमें आर भी तो नहीं पता है, आर पता नहीं है, तो कैसे करोगे? क्या इसकी लंबाई पाई आर है और उसकी लंबाई डी थी, उसी से तो इसको बनाया है, तो आर बराबर कितना आ गया? डी अपॉन पाई, तो हम लिख सकते हैं 2d बाई पाई, इसकी लंबाई कितनी है? 2d बाई पाई। तो अगर पहले का मैग्नेटिक मोमेंट हम लिखना चाहें तो m के टर्म में क्या लिखेंगे? d इंटू, बल्कि सॉरी m इंटू डी, 12 क्यों नहीं? मैंने दूरी 12 नहीं मानी, डी मानी। गिर रहा है क्या? हाँ भाई, जब मैं यार ये दूरी 12 माना करता था, 12, तो मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल m इंटू 12 होता था, जब d मानूंगा तो d होगा। मुझे बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट m प्राइम हमें क्या लिखना चाहिए? m इंटू पाई आर इक्वल टू डी, तो आर, हाँ 2d बाई पाई। अच्छा, स्मॉल m और d ना मेंशन किया गया हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अरे m इंटू डी क्या है? पुराने वाले का कैपिटल M, तो नए वाले का कैपिटल M पुराने वाले के कैपिटल M के टर्म में मैंने ला दिया है। क्या बात समझ में आ रही है? नोट करें।
एक बार मैग्नेट को अगर थीटा एंगल पे रखा गया है तो उसको टॉर्क लगता है। टॉर्क का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, एम बी साइन थीटा। ये डिस्कशन हमने कॉइल के लिए भी करा है और कभी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए भी किया है। पता अच्छा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता था प्लस क्यू माइनस क्यू, तो उस पे लगने वाला टॉर्क होता था पी, इसमें क्या है एम बी। अच्छा, थीटा रेफरेंस लाइन से अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो टॉर्क इसको कैसा लगता है, क्लॉकवाइज। इसको फोर्स ऐसे, इसको फोर्स ऐसे, ये सीधा होना चाहता है कुल मिला के। तो ये टॉर्क विद साइन नहीं लिखा है, बस मैग्नीट्यूड लिखा है। अगर थीटा स्मॉल होता है तो हम साइन थीटा को क्या लिख देते हैं, थीटा। तो टाउ बराबर क्या आ गया, एम बी थीटा। और अगर विद साइन लिखना चाहो तो माइनस भी लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि यार थीटा एंटी क्लॉकवाइज है तो टॉर्क क्लॉकवाइज है। अगर ये कंडीशन आ जाए तो क्या ये कंडीशन एक सफिशिएंट कंडीशन है किसी रिजिड बॉडी के एसएचएम की। ये क्या है, कंडीशन ऑफ रिजिड बॉडी एसएचएम, कंडीशन ऑफ रिजिड बॉडी एसएचएम। तुम्हें याद है एसएचएम हमने पढ़ा था, तो रिजिड बॉडी एसएचएम का फॉर्मूला अगर मैं टॉर्क को इस लुक में ला देता था तो वो एसएचएम की कंडीशन हो जाती थी। और सी की मदद से क्या आ जाता है, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम क्या होगा, क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी। अच्छा, ये बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पूछी जा सकती है। इसका बताओ एसएचएम क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट आई बाई पी, आई बाई। अब थोड़ा सा अंतर है, क्या ये कंटिन्यूअस मास बॉडी है या पॉइंट मास से मिलकर बनी हुई बॉडी है, कंटिन्यूअस। और ये तो अगर कोई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेगा तो पता है क्या लिखेगा, आई बराबर 2ml स्क्वायर। क्यों, m मास l दूरी पे ये घूम रहा है और m मास l दूरी पे ये घूम रहा है, तो एक का ml स्क्वायर दूसरे का। लेकिन अगर कोई कहता है यार ये एक l लेंथ का बार मैग्नेट है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करेगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। क्या एक बार मैग्नेट एक रॉड जैसा है और रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेंटर के अबाउट घूम रहा है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होता था ml स्क्वायर बाई 12। यार ये m मास है, मैग्नेटिक मोमेंट से मिक्स मत कर देना यार। m जो है पोल स्ट्रेंथ नहीं है, m मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, m क्या है यहां पर, मास। क्या ये सब याद आ रहा है। तो जैसी बातें इलेक्ट्रो में हो सकती थी वैसी बातें यहां भी हो सकते। इससे बहुत सारे डिवाइस बनाए जाते हैं। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर करके एक नाम आता है, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। वो किस काम आता है, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम हम मेजर कर सकते हैं देख के कि भाई इसका टाइम पीरियड क्या है। 2-4 ऑसिलेशन का टाइम निकाला, मान लिया 4 ऑसिलेशन का 12 सेकंड आया, तो इसका मतलब एक ऑसिलेशन का 3 सेकंड, टाइम पीरियड दिख गया। मैग्नेटिक मोमेंट हमें पता होगा या ये निकालना होगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमें पता होगी, आई पता होगा, तो क्या क्या कैपिटल एम निकाला जा सकता है, या कोई भी एक अननोन होगा, या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अननोन है तो बी निकाला जा सकता है। क्या जनता समझ पा रही इसका क्या यूज है। इस मैग्नेटोमीटर की मदद से हम पहले तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटली। आई और एम हमें पता होता है, आमतौर पे ये पता करते हैं कि इस समय ये जो वाइब्रेट कर रहा है वो किस मैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेट कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू पता करने के लिए, है ना। जैसे इस टेबल पे हम हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक मैग्नेटोमीटर रख के वाइब्रेट कराएं तो वो ऑसिलेट करेगा, तो वो किसकी फील्ड के इफेक्ट में ऑसिलेट कर रहा है, अर्थ की। तुम्हें पता है अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है और इस समय यहां पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। तो हमें और क्लियर कहना चाहिए कि अगर हमारा मैग्नेटोमीटर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा है और ये वाइब्रेट कर रहा है तो अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के इधर उधर एसएचएम कर रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं केवल। और क्योंकि वो हमने हॉरिजॉन्टल में ही तो ऑसिलेट कराने के लिए फ्री कर रखा है उसको, तो वहां ये आएगा MBH, अर्थ का हॉरिजॉन्टल। लेकिन अर्थ मैग्नेटिज्म अभी है नहीं, तो बस इतनी बात समझ लें, ये भी नहीं है सिलेबस में, तो ये भी नहीं मेंशन्ड है, बट मैंने क्योंकि एसएचएम वाली बात है इसलिए मैंने यहां पे बता दिया है।
तो जितनी बातें अभी मैं यहां बता रहा था वो इससे एसोसिएटेड पढ़ रहे थे, बट इससे और इससे भी एसोसिएटेड वो बातें हो सकती हैं, एक्सेप्ट फोर्स वाली बात छोड़ के। नोट कर लिया भाई? होली 1 महीने बाद है। तो बात आती है कि मैग्नेटिज्म आखिर मटेरियल के अंदर कहां से आया। करंट की वजह से मैग्नेटिज्म होता है, ये बात किसी तरह से हमने हजम कर ली, बायो सेवर्ट ने बताया और वो लॉ है, उसने ऑब्जर्व किया था तो हम मान लेते हैं। लेकिन अभी किसी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म कहां है, उसका सोर्स कौन है? भाई उसका सोर्स करंट है, ठीक है, करंट की वजह से मैग्नेटिज्म होता है, ये मानना ही पड़ेगा। क्यों होता है ये हमें अभी भी नहीं पता है ना, करंट है तो मैग्नेटिज्म होता है, ये लॉ है। अब बात आती है कि यहां मैग्नेटिज्म है तो इसका भी कोई ना कोई सोर्स तो होगा, वो सोर्स मटेरियल लेवल पे अंदर कहीं है। तो कौन बेसिक सोर्स है? मैग्नेटिज्म आखिर जनरेट कहां होता है, कहां से होता है? क्या इस मटेरियल के अंदर भी कोई करंट जैसी चीज है? तो देखा जाए तो यार मटेरियल के सबसे बेसिक चीज एटम के अंदर सबसे बेसिक बात कि इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन का अपना एक स्पिन होता है। ये 2 चीजें ध्यान रखें। क्या इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर मोशन होना इज सेम एज अ करंट? चार्ज का मोशन में होना इज सेम एज अ करंट। और हम लोगों ने एक क्यू चार्ज का अगर किसी हाई फ्रीक्वेंसी से रिवॉल्यूशन हो रहा है तो उसके इफेक्टिव करंट की बात कभी करी है? कितना होता था? Q इंटू फ्रीक्वेंसी। किसी को याद है? Q इंटू फ्रीक्वेंसी। यानी एक इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के चारों तरफ होना, घूमना एक करंट जैसा है। क्या बता रहे? इसको हम इक्विवेलेंट एक लूप की तरह कह सकते हैं, है ना। और वो लूप क्लॉकवाइज करंट ले जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज? ये घूम क्लॉकवाइज रहा है, लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है एंटी क्लॉकवाइज करंट है। तो क्या इसके एंटी क्लॉकवाइज करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड का होना और एक मैग्नेटिक मूवमेंट का होना बनता है? ये बात थोड़ा कम हजम होगी। क्या बता रहे? एक क्वाइल अगर आई का करंट ले जा रही है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, है ना, अगर आई का करंट इसके अंदर मौजूद है तो क्या हम उसका एक एरिया वेक्टर की बात करते हैं और उसके एक मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर की बात कर सकते हैं और एक मैग्नेटिक फील्ड की बात कर सकते हैं। ऐसे हम बीच में हाथ रख के उसका म्यू वेक्टर निकालते थे, इसी के लॉन्ग उसकी मैग्नेटिक फील्ड आती थी। यानी एक क्वाइल का म्यू भी होता है और बी भी होता है। तो मैं कह सकता हूं कि हर एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसके सर्कुलर मोशन, उसका सर्कुलर मोशन करंट का सोर्स है। और करंट किसका सोर्स है? मैग्नेटिक फील्ड का। यानी अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। कहां की तरफ? तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैं साइड वाइज एक इलेक्ट्रॉन को घूमता हुआ दिखा रहा हूं। ये मैंने इसका टॉप व्यू दिखाया है। सोचो कि यार एक इलेक्ट्रॉन इस सेंस में घूम रहा है, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इस सेंस में घूम रहा है, इस सेंस में घूम रहा है, तो उसका करंट सॉरी इस सेंस में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ऐसे घूम रहा है, तो करंट कहां दिखाओगे? ऐसे क्लॉकवाइज
करंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज। ये इलेक्ट्रॉन है भाई, तो इस सेंस में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो करंट कहां देंगे, उसके अपोजिट में। और अगर करंट मैंने राइट दिखाया तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, ऊपर की तरफ। ये म्यू को डिनोट करता है। और साथ ही साथ हम मैग्नेटिक फील्ड की भी बात कर सकते हैं। इसकी मैग्नेटिक फील्ड बी कहां होगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो मैं यहां दिखा रहा हूं सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म। रूट सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल। पहला है मोशनल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या है, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोगों ने यार केमिस्ट्री में पढ़ा है कि हर इलेक्ट्रॉन के घूमने के साथ साथ, घूमना रिवॉल्यूशन होना एक चीज है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन होना दूसरी चीज है। मैंने यार यहां शायद स्पिन होना दिखाया है, ये देखो जरा। क्या इलेक्ट्रॉन, वैसे तो इलेक्ट्रॉन को किसी ने आज तक देखा नहीं, ये सारी बातें थ्योरेटिकल हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पाई जा रही तो एक्सप्लेनेशन उसके यही बन रहे हैं, है ना। एटम की बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस ट्रू पाए गए, इसलिए ये थ्योरी अडॉप्ट की गई है। किसी ने आज तक एटम के अंदर ना न्यूक्लियस को देखा है ना इलेक्ट्रॉन को देखा है। तो क्या इलेक्ट्रॉन का स्पिन नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, तो स्पिन कर रहा है तो साथ साथ अपने चार्ज को भी तो स्पिन करा रहा है। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज मटेरियल है, तो वो साथ साथ अपने चार्ज को, तो क्या इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह सोचा जाए तो वो बहुत सारे सर्किल में चार्ज को मूव करा रहा है, ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। और चार्ज अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट, तो उसका अपना मैग्नेटिक मूवमेंट होना चाहिए। यानी जिस तरह से सर्कुलर मोशन का अपना मैग्नेटिक मूवमेंट है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के स्पिन का भी अपना एक, मैं फिर से दिखा रहा हूं यार, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं साइड से घूमता हुआ दिखा रहा हूं, ये ऐसे घूम रहा है, तो करंट कहां दिखाओगे, हाँ, स्पिन अगर इस डायरेक्शन में है तो करंट कहां होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका भी अपना एक रेड वेक्टर में दिखाऊंगा। ये रेड वेक्टर किसको डिनोट करता है, म्यू को, और साथ में बी भी उसी से डिनोट कर दो। ये रेड वेक्टर क्या डिनोट कर रहा है, कोई भी घूमती हुई कॉइल का रेड वेक्टर होता है, और रेड वेक्टर किसको डिनोट करता है, म्यू को, और साथ ही साथ बी को। तो यहां इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से ये रेड वेक्टर आया है, और यहां पे, है ना, यहां पर तो ये सर्कुलर मोशन की वजह से आया, और ये किसकी वजह से आया है, स्पिन की वजह से। इन दोनों में किसका म्यू वेक्टर ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्या लगता है, हाँ, म्यू स्पिन, म्यू सर्कुलर मोशन से बहुत बहुत स्ट्रांग होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन इतना तेज स्पिन करता है कि उससे जो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, वो सर्कुलर मोशन वाले मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक फील्ड के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। तो दो सोर्स हर इलेक्ट्रॉन में छुपे हुए हैं, हर एटम में दो सोर्स छुपे हैं। अब बात आती है कि अगर हर एटम में दो सोर्स छुपे हैं, इसका मतलब हर मटेरियल मैग्नेट की तरह बिहेव करना चाहिए। तो क्या हर मटेरियल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, नहीं। क्या बताओ, जो मैं सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं, किसी एटम में 3 डायमेंशनल में सर्कुलर मोशन होता है, ऐसे हो रहा है तो ऐसे भी हो रहा होगा, तो ऐसे भी हो रहा होगा कोई। तो जब 3 डायमेंशन में सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से एक मैग्नेटिक मूवमेंट इधर आया, तो एक इधर आया, तो एक इधर आया, तो एक इधर आया, वो सारे मैग्नेटिक मूवमेंट आमतौर पे कैंसिल हो जाते हैं। दूसरी बात, मान लिया एक मटेरियल के अंदर वो मैग्नेटिक मूवमेंट आ भी गया, तो कलेक्टिवली इतने सारे एटम हैं, किसी का मैग्नेटिक मूवमेंट नेट में इधर निकला तो किसी का इधर निकला, तो हमारे हाथ में जो मटेरियल आता है वो कोई एक एटम थोड़ी होता है, करोड़ों एटम का रिजल्टेंट। और करोड़ों एटम अलग अलग डायरेक्शन में अगर अपना मैग्नेटिक मूवमेंट दे रहे हैं, तो नेट में उसका कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होगा, ना मैग्नेटिक फील्ड होगी। यानी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म का सोर्स होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो मैग्नेटिज्म शो करेगा। क्या जनता समझ पा रही है? इसी तरह से किसी मटेरियल के अंदर, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का स्पिन चल रहा है, तो ठीक है यार, हर एटम के अंदर चल रहा है, और वो स्पिन वाले मैग्नेटिक मूवमेंट भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाते होंगे। बल्कि एक एटम का भी अपना स्पिन कैंसिल हो जाता होगा। तुम्हें पता है, हम लोगों ने किसी ऑर्बिटल के अंदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो स्पिन की बात करते हैं। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर अपना मैग्नेटिक मूवमेंट दे रहा होगा तो दूसरा नीचे दे रहा होगा, तो वो एटम से ही मैग्नेटिक मूवमेंट
निकल के नहीं आएगा, तो हम मटेरियल से क्या उम्मीद करें? मटेरियल से तो उम्मीद कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक एटम नहीं है, बहुत सारे एटम है। तो मैग्नेटिज्म का सोर्स होना और मैग्नेटिज्म शो करना ये अलग अलग बातें हैं, है ना। एक शहर बहुत बड़े, बहुत ज्यादा पोटेंशियल वाले लोगों से भरा पड़ा है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि पूरा शहर एक दिन एक डायरेक्शन में 10 मीटर आगे बढ़ेगा, एक डायरेक्शन में 10 मीटर, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। सब चल सकते हैं, लेकिन एक डायरेक्शन में एक साथ 10 मीटर आगे चलना, ये मैच कराना संभव नहीं होता है। मतलब सबके, हर एटम के अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट का सोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, लेकिन वो सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, नेट में मैग्नेटिक मूवमेंट निकल नहीं रहा है। तो पहले तो ये समझ लें यार, दो मैग्नेटिक सोर्स कौन से हैं, एक है सर्कुलर मोशन और दूसरा जिसमें से स्ट्रॉन्ग कौन है? ठीक है, तो ये बात मैंने यहां आगे लिखाई है, अगर किसी ने यहां डायग्राम बनाया है तो ठीक है, नहीं तो आगे सीधे लिख सकते हैं। ओके, ये डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। टॉर्क वाले टॉपिक में हम लोगों ने सर्कुलेटिंग चार्ज का इफेक्टिव करंट निकालना सीखा था। तो मैंने एक बताया सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या बताया? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बातें मैंने वहां लिखाई हैं। ये म्यू वेक्टर किसका है, या बी वेक्टर सर्कुलर मोशन का है, और अगर ये स्पिन कर रहा है इस सेंस में तो करंट दिखाएंगे, इस सेंस में तो एरिया वेक्टर दिखाएंगे। ये म्यू वेक्टर और बी वेक्टर किसकी वजह से है? स्पिन की वजह से। अपनी एक्सिस पे घूम रहा है। स्पिन का मतलब होता है अपनी एक्सिस पे घूमना। नोट कर लिया भाई लोग? अब बात आती है कि ठीक है, इनके अंदर मैग्नेटिज्म का सोर्स है, एक सर्कुलर मोशन है और इसमें मैंने क्या बताया, म्यू ऑफ स्पिन वेरी वेरी ग्रेटर देन किससे होता है? म्यू ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं किसी मटेरियल के अंदर ये रेड वेक्टर्स होते हैं। जब मैं कहूं रेड वेक्टर्स होते हैं, इसका मतलब रेड वेक्टर मतलब कि ऐसे एक वेक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, और अगर ऐसा रेड वेक्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में आए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में आए ऐसा रेड वेक्टर, तो क्या ऐसे रेड वेक्टर को एक टॉर्क भी लगता है?
क्या रेड वेक्टर म्यू को डिनोट कर रहा था, और म्यू वेक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे है तो उसको क्या लगता है, टॉर्क। नहीं, तो क्या टॉर्क इस तरह के रेड वेक्टर को अलाइन कर सकते हैं, टॉर्क इस तरह के रेड वेक्टर को अलाइन कर सकते हैं। तो यार कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये मैग्नेटिक मूवमेंट्स अलाइन हो सकते हैं। एक फैक्टर मैंने क्या बताया, टॉर्क। टॉर्क क्या करता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं से आ जाए तो वो रेड वेक्टर को एक खास डायरेक्शन में टर्न कर सकते हैं। तो एक फैक्टर ये है, ठीक है। और एक फैक्टर है, ये फैक्टर लेंज लॉ से रिलेटेड है। तो लेंज लॉ तुम्हें नहीं पता होगा, जब हम ईएमआई पढ़ेंगे तो लेंज लॉ पढ़ेंगे। लेंज लॉ क्या है कि अगर किसी कॉइल में अचानक से मैग्नेटिक फील्ड बढ़े या घटे तो वो करंट पैदा करती है। किसी कॉइल में अचानक से मैग्नेटिक फील्ड बढ़े या घटे तो वो ऐसी डायरेक्शन में करंट पैदा करती है जिससे उसके इफेक्ट को अपोज किया जा सके। लेंज लॉ क्या कहता है कि कोई भी कॉइल अपने अंदर होने वाले बदलाव का अपोज करती है, कोई भी कॉइल अपने अंदर होने वाले बदलाव का अपोज करती है। ये क्या है, लेंज लॉ। जैसे मैं कह दूं कि अचानक से किसी खाली कॉइल पे राइट मैग्नेटिक फील्ड अचानक से प्रकट हो जाए तो ये अपना अलाइनमेंट इस तरह से करेगी कि अपनी मैग्नेटिक फील्ड कहां करेगी, उसके खिलाफ। यानी ये अपना रेड वेक्टर कहां देगी, लेफ्ट। ये अपना रेड वेक्टर कहां देगी, लेफ्ट। कैसे, अपने चार्ज के मोशन को ऐसे सर्कुलेट कराएगा, अपने चार्ज के मोशन को ऐसे सर्कुलेट कराएगा कि इसका रेड वेक्टर कहां है, एक्सटर्नल फील्ड के खिलाफ। अब कोई कहता है कि नहीं, मैं अचानक से ये मैग्नेटिक फील्ड को गायब कर दूं तब क्या होगा, गायब करना मतलब कम करना, कम करना, तब ये क्या करेगा, राइट मैग्नेटिक फील्ड दे देगा। तो एक फैक्टर है लेंज लॉ और एक फैक्टर है टॉर्क। इनमें से कौन प्रोमिनेंट है, तो मैं बता दूं, लेंज लॉ किसमें प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट इन सर्कुलर मोशन। क्यों यार, लेंज लॉ किसी क्वाइल के लिए वैलिड होता है, और क्वाइल जिसका कोई रेडियस हो, जिसका एरिया हो। मुझे बताओ, एक इलेक्ट्रॉन जब बड़े सर्किल में चक्कर लगाता है तो वो एक क्वाइल जैसा बिहेवियर है जिसका अपना एक रेडियस है और अपना एरिया। उस क्वाइल से अगर फ्लक्स चेंज होगा तो वो लेंज लॉ काम करेगा। लेकिन क्या बताओ, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन करना कोई एरिया घेरता नहीं है, कोई एरिया नहीं घेरता है, तो इसमें लेंज लॉ प्रोमिनेंट, इसमें क्या प्रोमिनेंट होगा, हाँ इसमें प्रोमिनेंट इन स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी यार स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन में टॉर्क कॉन्सेप्ट ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। ऐसा नहीं कि लेंज का बिल्कुल असर नहीं होता होगा। और सर्कुलर मोशन में किसका असर होता है, लेंज लॉ का। तो यार टॉर्क कॉन्सेप्ट क्या कहता है, रेड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन होगा, और लेंज लॉ क्या कहता है कि रेड वेक्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के खिलाफ अलाइन होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यानी यार अगर ये फैक्टर प्रोमिनेंट है, यानी एरिया वाली चीज है, सर्कुलर मोशन वाली चीज है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड अलाइन होगी तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के खिलाफ होगी। और अगर स्पिन वाला मैग्नेटिक मूवमेंट की बात चल रही है तो वो अगर अलाइन होगा तो कहां अलाइन होगा, अलोंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम मटेरियल को कुछ कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं। मेनली देखा जाए तो दो ही कैटेगरी हैं, एक है डायामैग्नेटिज्म और दूसरा है पैरामैग्नेटिज्म। जिसमें अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है वो डायामैग्नेटिज्म, जिसमें फेवर में होती है वो क्या है, मटेरियल को इस तरह से दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बल्कि एक्चुअली कैटेगरी तीन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले इतना नोट कर लिया है, ये दो फैक्टर्स नोट कर लिए हैं।
मैंने यहां पे एक मटेरियल दिखाया है, तो मटेरियल के एटम एटम सब गायब कर दी, बस उनका असर दिखाया है। ये रेड वेक्टर किसको डिनोट कर रहे हैं? ये रेड वेक्टर सर्कुलर मोशन वाले रेड वेक्टर्स हैं, सर्कुलर मोशन वाले रेड वेक्टर्स हैं। मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर मोशन हो रहे हैं और ये रेड वेक्टर उनका असर है, म्यू दिखा रहे हैं, और ये सब डायरेक्शन में। अगर कोई पूछे इस मटेरियल ने ओवरऑल कितना मैग्नेटिज्म दिया, तो मैं कहूंगा 0, क्योंकि हर डायरेक्शन में है। अचानक से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ये डाइपोल अलाइन हो गए। किस तरफ अलाइन हो गए? तो ये अपोज, मुझे लगता है कुछ फेवर में अलाइन हो गए क्या हम, तो ये कहां अलाइन हो गए? अपोज में अलाइन हो गए हैं। और अगर अपोज में अलाइन होंगे तो इनकी अपनी मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाएगी एक्सटर्नल के खिलाफ, तो ओवरऑल मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, 0 नहीं होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो मैग्नेटिज्म दिया है वो एक्सटर्नल से फिलहाल कम है। देखो जरा, अभी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, एक्सटर्नल राइट आई तो इंटरनल कहां जाग गई? लेफ्ट। और इंटरनल अगर लेफ्ट जाग गई तो एक दूसरे से कुछ कैंसिलेशन हो गया और अंदर का मैग्नेटिज्म कम हो गया। ऐसे मटेरियल जो ये बिहेवियर शो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा, डायामैग्नेटिज्म, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डायामैग्नेटिज्म, और ऐसे मटेरियल को क्या बोलेंगे? डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो ये डायामैग्नेटिज्म सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ है या स्पिन? यानी ये किसी भी मटेरियल के अंदर संभव है, क्योंकि हर मटेरियल के अंदर सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, नहीं करता? तो डायामैग्नेटिज्म हर मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म आ जाए, ये हर मटेरियल की प्रॉपर्टी होती, लेकिन वो असर कई बार इतना वीक होता है कि हमें महसूस नहीं होता है। ये बात समझ में आई? चलो, अब मैं दिखा रहा हूं, कुछ जगह फेवर में हो गया है। फिर से ये वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर्स किसके हैं? ये स्पिन वाले वेक्टर्स हैं। कौन वाले हैं? स्पिन वाले। तुम कहोगे सर्कुलर वाले वेक्टर भी तो होंगे इसके अंदर, हैं। ये जो छोटे छोटे वेक्टर नजर आ रहे हैं इनके सामने, ये इनसे भी बहुत छोटे, दिख ही नहीं रहे हैं। वो किसकी वजह से हैं? क्योंकि सर्कुलर मोशन वाला मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन वाले मैग्नेटिक मोमेंट के सामने कोई औकात नहीं रखता। मतलब इसी मटेरियल के अंदर स्पिन वाले मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर भी मौजूद हैं, इसी के अंदर ये भी मौजूद है। अचानक से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आई तो स्पिन वाले कहां अलाइन हो गए होंगे? स्पिन वाले अलाइन हो गए होंगे। और ये वाले, ये छोटे छोटे, तो उनसे फर्क क्या पड़ता है? क्या बड़े बड़े जब ट्रांजैक्शन चल रहे हो तो सिक्कों की कोई बात करता ही नहीं है, मतलब यहां चर्चा ही नहीं होती, बस केवल दिमाग में लाने के लिए कि उनका क्या हुआ। किसी के दिमाग में रह जाता है कि उनका क्या हुआ, उनकी भी तो चर्चा करें। तो उनका ये हुआ कि वो अपोजिंग में लगे होंगे और हल्की फुल्की मैग्नेटिक फील्ड लाए होंगे, लेकिन बड़ा खेल क्या हुआ है कि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मूवमेंट अलाइन हो गया है राइट, और सब राइट अलाइन हुआ है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इनको टॉर्क लग रहा था। यहां टॉर्क प्रोमिनेंट फैक्टर था, टॉर्क वहां भी लगता होगा लेकिन वहां लेंज लॉ प्रोमिनेंट था। क्या जनता समझ पा रही है? तो क्या अलोंग द एक्सटर्नल, जहां एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी वहीं इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जाग गई। जाग गई मतलब क्या थी इसके अंदर पहले से, लेकिन रैंडम थी। जब नेता आया उसने उसको अलाइन कर दिया। बात समझ रहा है? ये बात हुई कि किसी ने इनके अंदर के मैग्नेटिज्म को जगा दिया है। क्या बात समझ पे आ रही? चलो यार, तो फिर एक और कैटेगरी है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म समझ में आ गया यार? फेरोमैग्नेटिज्म क्या है? क्या सोचो यार, ऐसा एक शहर है जिसके मोहल्लों में पहले से एक मत लोग रहते हैं, एक मत लोग रहते हैं, और एक शहर ऐसा है जिसमें हर लोग रैंडम होता है। दो तरह के शहर हैं। एक शहर ये वाला था, हर आदमी की अपनी विचारधारा है, अपनी विचारधारा है, और एक शहर ये है जिसमें कुछ कुछ की विचारधारा मैच कर रही है। किस शहर को अलाइन करना ज्यादा आसान है? किसी नेता को एक विचारधारा में पूरे शहर को लाना है, किसको एक विचारधारा लाना ज्यादा आसान है? इनमें पहले से अलाइन है, इतने मोहल्लों में जाके सभा कर लो और सबको एक मत कर लो। वहां कितनी सभाएं करना पड़ेंगी, सबके लिए अलग अलग, भैया तुम ऐसे हो जाओ, तुम ऐसे हो जाओ। तो यार इसका अलाइनमेंट, तो ये छोटे छोटे रीजन है, मटेरियल के छोटे छोटे रीजन जिनके अंदर पहले से अलाइनमेंट होता है, और इन रीजंस का नाम रखा गया डोमेन्स।
यानी डोमेन्स के अंदर डाइपोल पहले से अलाइंड होते हैं, डोमेन्स के अंदर डाइपोल पहले से अलाइंड होते हैं। अचानक से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आई, पूरा डोमेन टर्न कर गया, पूरा डोमेन टर्न कर गया, और जब पूरा डोमेन टर्न करेगा तो मैग्नेटिज्म जो जागेगा उसका लेवल बहुत हाई होगा। अच्छा, कहां? अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका भी रूट कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी यार पैरामैग्नेटिज्म भी स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है और फेरोमैग्नेटिज्म भी स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिज्म की वजह से होता है ना। लेकिन पैरामैग्नेटिज्म में डोमेन्स नहीं होते हैं, सब रैंडम होता है, तो थोड़ा मैग्नेटिज्म जागता है। यहां डोमेन्स होते हैं और पूरा डोमेन अलाइन हो जाता है, तो मैग्नेटिज्म जब जागता है तो बहुत ज्यादा जागता है। क्या जनता समझ पा रहे है ना? तो जब भी यार मैं क्लास पढ़ाता हूं तो मैं भी यही एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम्हारे अंदर का ज्ञान इस लेवल का जागे। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो वही रहती है, देखो इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड पैरामैग्नेटिज्म में भी रखी गई थी, इतनी फेरोमैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक मटेरियल में भी रखी थी, लेकिन किसी का कम जागता है और किसी का ज्यादा जागता है। वो डिपेंड करता है तुमने पहले से कितना अलाइनमेंट अपने अंदर कर रखा है। अगर तुम बिल्कुल अलाइन, बिल्कुल रैंडम बैठे हो और तुम सोचो कि यार नीट के लिए पूरी तैयारी करना और हमने फिजिक्स का पी भी नहीं आता है, तो फिर यार मत उम्मीद करो कि ऐसा अलाइनमेंट हो पाएगा। उसके लिए पहले से तुम्हारे अंदर डोमेन्स होना चाहिए, कुछ तो अलाइनमेंट होना चाहिए, तो ऐसा जाग सकता है। किसी के अंदर कम जागता है, किसी के अंदर ज्यादा जागता है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है। लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ही ना हो तो क्या जागेगा? तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का होना भी बहुत जरूरी है। केवल वर्चुअल मैग्नेटिक फील्ड से काम नहीं चलेगा, ऑनलाइन से काम नहीं चलेगा। डायमैग्नेटिक वो मटेरियल है कि जो घर से पढ़ के आए थे तब ठीक थे पढ़ने में, कोचिंग ने उनको ऐसा पढ़ाई से रिजेक्ट कर दिया, उनका मतलब मन ही हट गया। उनको ऐसे या टीचर मिल गए, ऐसे टीचर मिल गए कि मतलब पढ़ाई से मन ही हट गया। दैट इज डायमैग्नेटिक। वो फेवर में अपने अंदर ज्ञान जगा ही नहीं रहे हैं, अपोज में ज्ञान जगा रहे हैं, ये मतलब इस तरह के। तो एक एक करके यार जो भाव मन में पनपा है उसको हम लोग थोड़ा सा पॉइंट्स में बनाते हैं। बताया डायमैग्नेटिज्म में सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है? सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हम किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसका मैग्नेटिज्म किस डायरेक्शन में जागता है? अपोजिट में जागता है। कहां जागता है? अपोजिट में जागता है, और काफी कम जागता है। ओके, तो मुझे बताओ ओवरऑल मैग्नेटिज्म, इस मटेरियल के आसपास ओवरऑल मैग्नेटिज्म बढ़ता होगा या घटता होगा? घटता होगा। अरे घटने को ऐसे दिखाया जाता है कि पहले जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्पेसियस थी, इस रीजन पे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ा कम स्पेसियस हो गई हैं। क्या जनता समझ पा रही है? सॉरी यार, पहले मैग्नेटिज्म राइट था, मटेरियल जहां रखा है वहां पर मैग्नेटिज्म लेफ्ट हो गया। अच्छा बताओ, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड दी है तो इसका मतलब यहां कोई नॉर्थ होगा, यहां कोई नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड साउथ की। तो बता, इसने जो अपना मैग्नेटिज्म जगाया है वो उसके खिलाफ जगाया है, तो सामने क्या पैदा किया है? नॉर्थ नहीं, और इधर क्या पैदा किया? लेफ्ट। तो ये मैग्नेट जब रखा जाएगा एक्सटर्नल फील्ड में तो वो अट्रैक्शन महसूस करेगा या रिपल्शन? रिपल्शन महसूस करेगा, है ना। ठीक है, फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। और इसको, इसके अलाइनमेंट का लॉ क्या है? लेंज लॉ। किसकी वजह से अलाइनमेंट हो रहा है? तो लेंज लॉ। वो बेसिकली फ्लक्स चेंज का अपोज है ना। लेंज लॉ क्या है? अपोज ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज, ये लेंज लॉ कहता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर राइट अचानक से जागी है तो अंदर अंदर पैरामैग्नेटिक मटेरियल में सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म स्पिन है, फेरोमैग्नेटिज्म में भी सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है? स्पिन है। लेकिन मेन सोर्स, इतना ज्यादा मैग्नेटिज्म होने का कारण क्या है? डोमेन्स का होना। इसमें डोमेन्स नहीं होते हैं। तो देखो यार, हमने मटेरियल के अंदर मटेरियल को रखा,
मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस मटेरियल को रखा तो मटेरियल के अंदर अपना मैग्नेटिज्म जाग गया तो फिर क्या बताओ वहां लाइनें घनी दिखाना चाहिए कि नहीं? अच्छा, नॉर्थ के सामने क्या बना है? साउथ। देखो, नॉर्थ के सामने क्या बना है? साउथ। और साउथ के सामने क्या बना है? नॉर्थ, क्योंकि अलोंग मैग्नेटिक फील्ड जागी है तो ये गेट अट्रैक्टेड, ये अट्रैक्शन महसूस करेगा। ठीक है, यहां पे अलाइनमेंट का कारण क्या है? टॉर्क, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड जागती किस डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में। बताओ, अच्छा फेरोमैग्नेटिक में भी क्या सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जागेगी? अलाइनमेंट का कारण क्या है? टॉर्क ऑन डाइपोल, है ना। और यहां भी बता, अगर ये नॉर्थ और ये साउथ था तो इसने अपना मैग्नेटिज्म कैसे जगाया? अलोंग जगाया। तो यहां नॉर्थ बनाया और यहां क्या बनाया? साउथ। तो ये बहुत ज्यादा अट्रैक्शन महसूस करेगा। क्या ये सारी बातें क्लियर हैं? नोट कर लिया पहलू? क्यूरी लॉ भी हटा दिया गया है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा। एक टर्म हम लोग क्या, हाँ नहीं लगता। किस में? हाँ तो क्या 180 डिग्री है क्या? जो मटेरियल है उसके अंदर जो रेड वेक्टर्स हैं, मटेरियल के रेड वेक्टर्स हैं ये सारे, तो ये कहाँ अलाइन हो रहे हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग।
तो जब रोटेट करके अपने अलोंग हो जाएंगे तो उन दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, उसके बाद टॉर्क लगना बंद हो जाएगा। अगर ये डी अलाइन होंगे तभी टॉर्क लगेगा, और टॉर्क कहां लगता है? अलोंग द एक्सटर्नल फील्ड अलाइन करने वाला लगता है। हाँ, वो जब 180 डिग्री रोटेट कर रहे होंगे वहां डायमैग्नेटिक में, तो उनको टॉर्क लगना भी बंद हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह से अलाइन थोड़ी होते हैं, थोड़ा बहुत अलाइन हो जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि जब भी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके अंदर का मैग्नेटिज्म जाग जाता है। तो एक टर्म डिफाइन किया गया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कितना मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म जागा है ये पता करने के लिए हम उसका एक सैंपल लेंगे, यानी ये एक मटेरियल लेंगे, ये किसी का भी मटेरियल हो सकता है, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, उसका एम पता करेंगे। क्या पता है, किसी भी बाहर मैग्नेट का कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म होगा, चाहे वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से क्यों ना बनाया गया हो। अगर उसके अंदर फेरोमैग्नेटिज्म हुआ है तो उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटिज्म जागेगा। तो आई क्या है? एम बाई वी। तो तुम कहोगे एम क्या है? क्या एम हम लोगों ने बार मैग्नेट के वक्त डिफाइन किया था? एम को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। और वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ बार मैग्नेट। अब अगर इसका ए एरिया है, एल लेंथ है, तो इसके वॉल्यूम को हम ए इंटू एल लिख सकते हैं, और इसका स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ है, तो कैपिटल एम को हम क्या लिख देते थे? एम इंटू बीच का गैप, एल से एल कट गया, तो ये क्या बन गया? एम बाई ए। ये हो गया पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। अच्छा, एम की यूनिट क्या होती थी, किसी को याद है? एम की यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। जो म्यू की यूनिट होती थी वही एम की। वॉल्यूम की क्या यूनिट है? तो ये क्या बन गया? एम्पियर पर मीटर। यानी आई की यूनिट क्या है? एम्पियर पर मीटर। मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिज्म जागा है उसकी यूनिट है एम्पियर पर मीटर, और लॉजिकली भी है क्योंकि करंट की वजह से मैग्नेटिज्म होता है। आई एक टर्म है जिसकी यूनिट एम्पियर पर। क्या इससे पहले हमने एम्पियर पर मीटर टर्म, इससे पहले हमने एम्पियर पर मीटर यूनिट का कोई चीज पढ़ा है क्या? इससे पहले हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी हैं, जैसे एक सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है, म्यू नॉट आई बाई, जैसे हमने एक स्ट्रेट वायर की वजह से डी दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, या किसी सोलेनॉइड के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है, म्यू नॉट एन आई। जरा ध्यान देखें, म्यू नॉट के इस पूरे की यूनिट क्या होती थी? टेस्ला। ये टेस्ला किसकी यूनिट है? इस पूरे की यूनिट है। नहीं, इतने हिस्से की यूनिट क्या होगी? एम्पियर। आई बाई डी की यूनिट क्या होगी? एन आई की यूनिट क्या होगी? यानी म्यू नॉट के अलावा जो कुछ है, म्यू नॉट के अलावा जो कुछ है उसकी यूनिट क्या है? एम्पियर पर मीटर। जरा ध्यान दें, इतने हिस्से की यूनिट एम्पियर पर मीटर है, इतने हिस्से की यूनिट एम्पियर पर मीटर है, तो मैं कह सकता हूं बी के फॉर्मूले में एम्पियर पर मीटर वाली चीज आती है, और जब एम्पियर पर मीटर वाली चीज बढ़ती है तो बी भी बढ़ता है। बात क्या बताओ, ये चीज बढ़ेगी, आई और आई बाई डी बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा। एन आई बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा। तो कुल मिला के हम एक चीज जानते हैं कि बी का लेना देना किससे है? एम्पियर मीटर वाली चीज से। यानी मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिज्म जागा है आई से डिफाइन किया गया है, वो बी से रिलेटेड नहीं है। आई मीन बी जैसा ही है, जब ये बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा। क्या इतनी बात समझे? तो हम
एक काम करते हैं, पिछले वाले डिस्कशन में भी एक रिवीजन कर रहे हैं। बी को हम नाम देते थे क्या? बी को हम नाम देते थे क्या? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते थे? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं मैं, एच। एच इसका नाम क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बी की यूनिट क्या होती थी? टेस्ला। इसकी यूनिट क्या है? एम्पियर पर मीटर। तुम कहोगे अभी तो आई एम्पियर पर मीटर का डिफाइन किया, तो एच डिफाइन करने की क्या जरूरत है? ये जरूरत है कि यार आई मटेरियल के अंदर जागा हुआ मैग्नेटिज्म होता है और एच सबके लिए काम करता है। यानी कोई पूछे इस फॉर्मूले में एच कितना, तो तुम लिखोगे आई बाई 2 पाई डी। इस फॉर्मूले में एच कितना? यहां था 2r, यहां एच कितना? ni। तो एच और बी में क्या रिलेशन है? मैं कहूंगा बी जो है एच का म्यू नॉट टाइम्स होता है। यानी एम्पियर पर मीटर वाली चीज से अगर हम टेस्ला वाली चीज निकालना चाहते हैं तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? म्यू नॉट। तो मुझे बताओ, अगर मुझे मटेरियल का अपना मैग्नेटिज्म लाना हो, मैग्नेटिज्म ऑफ मटेरियल टेस्ला में, तो क्या करना चाहिए? टेस्ला में लाना हो तो बी लाना है मटेरियल का, तो म्यू नॉट इंटू क्या करना पड़ेगा? आई। आई मटेरियल के लिए डिफाइंड टर्म है और एच जनरल टर्म है। आई की भी यूनिट एम्पियर पर मीटर है और एच की भी यूनिट एम्पियर पर मीटर है। क्या जनता समझ पा रही है? यानी आई का वही रोल है यहां पर जो एच का रोल पहले होता था। क्या जनता समझ पा रही है? दोनों सेम यूनिट की चीजें हैं। अगर आई बड़ा है तो बी बड़ा है, मटेरियल के अंदर का मैग्नेटिज्म बड़ा है, बी बड़ा है टेस्ला में, तो इसका मतलब आई भी बड़ा है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड चीजें हैं। दो में से कुछ भी लिख दो, वो मैग्नेटिक फील्ड को ही डिनोट करते हैं। एक मटेरियल को, क्या मटेरियल के अंदर का मैग्नेटिज्म अगर हमें जगाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है? किसी मटेरियल के अंदर का मैग्नेटिज्म जगाना हो तो उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखना पड़ता है। मैंने कहा ये एक मटेरियल है, इसके अंदर का मैग्नेटिज्म जगाना है, फेवर में अपोज में कुछ भी जगाना है, उसके लिए क्या चाहिए? एक्सटर्नल सोर्स। तो ये हमारा क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सोर्स। मैंने एच में लिखा है, मतलब मैं किस यूनिट पे बात कर रहा हूं? एम्पियर पर मीटर में। एच दिया है किसमें? एम्पियर पर मीटर में। तो क्या इसके अंदर आई जागेगा? वो भी एम्पियर पर मीटर में। तो आई का लेना देना किससे है? किसी के अंदर कितना जागेगा ये डिपेंड करता है कि सोर्स जगाने वाला कितना स्ट्रांग है। जगाने वाला स्ट्रांग होगा तो जागेगा भी। तो यार आई का लेना देना किससे किससे है? एच से, एच एक्सटर्नल से। क्या इस बात से सभी लोग एग्री करते हैं? लेकिन क्या केवल एच एक्सटर्नल ही है जिससे आई जाग जाएगा? नहीं, उसका अपना भी तो कुछ है। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो सबको उतना ही नॉलेज हो जाएगा ऐसी कोई गारंटी? उसमें पर्सन का अपना परसेप्शन भी शामिल होता है कि वो कितना रिसीव कर पा रहा है, ट्रांसमिट तो बराबर किया जा रहा है। तो यहां पे एक टर्म आने वाला है जिसको बोलते हैं ससेप्टेबिलिटी। इसको, इस सिंबल का नाम है, इस सिंबल का नाम है जाई, सिंबल का नाम है। और ये टर्म का नाम क्या है? ससेप्टेबिलिटी। क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। ये बिल्कुल वैसे ही टर्म है जैसे मैं कहता हूं ना कि बहुत सजग होके बैठो, या कोई भी कहता है सजग होके बैठो तब तुम्हें नॉलेज मिलेगी। तो जैसे इंसान की सजगता होती है, ससेप्टेबिलिटी होती है, वैसी मटेरियल की ससेप्टेबिलिटी है कि वो कितना एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के लिए सजग है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के लिए जितना ज्यादा सजग होगा उतना ज्यादा उसके अंदर मैग्नेटिज्म जागेगा। यानी अब आई को लेके कौन कौन जिम्मेदार है? एच एक्सटर्नल यानी बाहर से क्या लगाया जा रहा है, और ससेप्टेबिलिटी जो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। जिसका ससेप्टेबिलिटी फैक्टर बड़ा होगा उसके अंदर का आई ससेप्टेबिलिटी, उसका आई ज्यादा होगा।
तो आमतौर पे यार ससेप्टिबिलिटी के लिए हम थोड़ा थोड़ा अंदाजा तो जानते ही हैं। मुझे बताओ ससेप्टिबिलिटी फेरो और पैरा में किसकी ज्यादा होगी? फेरो की ज्यादा होगी, पैरा से ज्यादा होगी। और डाया में नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी होगी। मतलब आई जो जागेगा मटेरियल के अंदर वो एच के अलोंग जागेगा दो केस में, पैरा में और फेरो में। और जो डाया में आई जागेगा वो एच के खिलाफ जागेगा। तो मैं कह सकता हूं ससेप्टिबिलिटी पैरा और डाया की पॉजिटिव होती है और फेरो की। अभी हम उसकी वैल्यू के लेके थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा भाव तो लग ही रहा है। मटेरियल के अंदर का जागा हुआ आई बाहर के एच पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा एच होगा उतना ज्यादा आई होगा। लेकिन उसमें एक फैक्टर और है जो मटेरियल का अपना है। ससेप्टिबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा? तो ऑब्वियसली यार मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ये किसकी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अच्छा, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जब भी आता है तो एक चीज पे हमेशा डिपेंड करता है। कोई भी प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल हो टेम्परेचर पे, ये डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इसके अलावा कौन सा मटेरियल है उस पर तो डिपेंड करेगा ही। अब मटेरियल को हम कैटेगरी में बांटते हैं, डाया, पैरा और फेरो। तो किसमें सबसे ज्यादा होगा? फेरो में उससे कम, पैरा में और डाया में अपोजिट होगा। कम होगा और अपोजिट होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? ओके। अब मैं कह रहा हूं किसी मटेरियल को हमने एक्सटर्नल के खिलाफ, अगेंस्ट एक्सटर्नल के प्रेजेंस में रख दिया, और रख दिया तो उसके अंदर अपना मैग्नेटिज्म भी जाग गया। तो इस समय इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसमें किसका किसका रोल है? इसके अंदर ओवरऑल जो एच होगा, एच टोटल, उसमें किसका किसका रोल है? एच एक्सटर्नल का, एच एक्सटर्नल का और आई का। जस्ट अ मिनट, मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर जो ओवरऑल एच आया है उसमें एच एक्सटर्नल का रोल है। अभी भी एच एक्सटर्नल तो लगा ही हुआ है, और उसके अंदर कितना जागा है वो मिला के। अब कितना जागा है वो क्या होता है? नहीं तो ओवरऑल कितना हो गया? 1 प्लस जाई। क्या ये एच टोटल हो गया? क्या जनता समझ पा रही? ये भी एम्पियर पर मीटर में है और ये भी एम्पियर पर मीटर में है। यानी ओवरऑल मैग्नेटिज्म में मटेरियल के अंदर का मैग्नेटिज्म आई और एक्सटर्नल मैग्नेटिज्म दोनों शामिल है। क्या जनता समझ पा रही? यहां तक पहुंचे तो फिर और बातें करते हैं। अच्छा, इसमें अगर मैं म्यू नॉट से दोनों में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा म्यू नॉट एच टोटल, म्यू नॉट एच एक्सटर्नल, 1 प्लस आई। तो म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करने के बाद वो किस यूनिट की चीज बन गई? टेस्ला यूनिट की। यानी ये हो गया बी टोटल, ये क्या हो गया? बी एक्सटर्नल 1 प्लस जाई। कुल मिला के ये फॉर्मूला एच के टर्म में भी लिखा जा सकता है और
बी के टर्म में भी लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब एक और कॉन्सेप्ट पे आते हैं। मुझे बताओ, हम लोगों ने कैपेसिटर जब पढ़ा था, कैपेसिटर याद है? तो मैं कहता था यार, कैपेसिटर के अंदर अगर मटेरियल रख दिया जाए तो उसके अंदर भी अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, जिससे उसकी ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो जाती है। किसी को याद है ये बात? नहीं याद है। ई का फॉर्मूला ओवरऑल होता है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और जब उसमें डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के को हम एप्सिलॉन आर सिंबल से भी डिनोट करते थे। इसका नाम होता था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। सबको याद है? यानी जब तक वैक्यूम है तब तक ई अलग है, मटेरियल आ गया तो ई के टाइम्स डिक्रीज हो गया। डिक्रीज ही होता था इलेक्ट्रो में, ध्यान देना जरा। जब तक मटेरियल नहीं है तब तक बी कुछ था, उसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एच। बी क्या था? म्यू नॉट एच। अगर कोई कह दे कि यहां एच एक्सटर्नल है तो बताओ बी कितना होगा? म्यू नॉट इंटू एच एक्सटर्नल। अच्छा, मैग्नेटिज्म वाले फॉर्मूले में जहां जहां फॉर्मूले आए हैं तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की जगह ऊपर नीचे का फासला है। एप्सिलॉन नॉट अगर नीचे आता है तो म्यू नॉट, और ऐसा भी कहीं होगा जहां एप्सिलॉन नॉट ऊपर आता है वहां म्यू नॉट। इनमें 36 का आंकड़ा है, मतलब ऐसा ही पैटर्न है। मैं कह रहा हूं कि अगर कहीं एच एक्सटर्नल है और कोई पूछे बी कितना है तो तुम लिखोगे म्यू नॉट एच। अगर कोई कहे मटेरियल के अंदर बी कितना है तो तुमने कहा म्यू नॉट एच एक्सटर्नल 1 प्लस आई इतना है। क्या यहां इतनी चीज एक्स्ट्रा आ गई? इतनी चीज, ध्यान दो। कोई तुमसे पूछता है मटेरियल के अंदर बी कितना है तो तुम लिखोगे म्यू नॉट एच एक्सटर्नल 1 प्लस आई, और कोई पूछता है कि मटेरियल के अलावा बी कितना है तो लिखोगे म्यू नॉट इंटू। मैं बस इतना बता रहा हूं कि जैसे यहां एप्सिलॉन के साथ एप्सिलॉन इंटू समथिंग आया है, उसी तरह से यहां म्यू नॉट के साथ म्यू नॉट इंटू समथिंग आया है कि नहीं? क्या इस समथिंग का नाम हमें क्या रखना चाहिए? अगर मैं कहूं इस समथिंग का नाम हमें क्या रखना चाहिए तो बहुत लॉजिकल है कि इस समथिंग का नाम हमें म्यू आर रखना चाहिए। क्यों? जैसे मटेरियल आने पे एप्सिलॉन समथिंग हो जाता है, उसी तरह से मटेरियल आने पे म्यू नॉट इंटू समथिंग हो जाता है, म्यू आर हो जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रो में एप्सिलॉन नीचे आ रहा था तो फील्ड कम हो जाती थी, मैग्नेटिज्म में म्यू आर ऊपर आ रहा है तो फील्ड बढ़ जाती है। क्या मुझे बताओ, मटेरियल ना होता तो बी तो म्यू नॉट एच लिखते, मटेरियल आ गया है तो बी क्या लिख रहा हूं? म्यू नॉट म्यू आर। इसी म्यू आर का नाम क्या है? रिलेटिव परमेबिलिटी। म्यू आर यहां क्या कहलाता है? रिलेटिव परमेबिलिटी। इलेक्ट्रो में इसका नाम क्या था? रिलेटिव परमिटिविटी। इसका नाम था रिलेटिव परमिटिविटी, और इसका नाम है रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती थी और मैग्नेटिक फील्ड जनरली बढ़ जाती है। पैरा और फेरो में बढ़ जाती है, डाया में कम भी होती है। अभी मैं उसकी बात करूंगा 1 प्लस जाई की वैल्यू किस तरह से वेरी करती है। 1 प्लस जाई ही म्यू आर है। म्यू आर क्या है? 1 प्लस जाई।
नोट कर लिया भाई। टेम्परेचर इफेक्ट है, नोट कर लिया भाई। तो यार बस इतना सा यहां पे डिस्कशन और बढ़ाना है। म्यू आर की वैल्यू 1 प्लस जाई है, जाई की वैल्यू डायामैग्नेटिक के लिए लो एंड, जाई की वैल्यू लो एंड निगेटिव होती है। लो मतलब जीरो के बहुत करीब और निगेटिव, तो म्यू आर की वैल्यू क्या होगी? अच्छा ये पैरामैग्नेटिक है, सॉरी, पैरामैग्नेटिक में क्या होगी? लो और पॉजिटिव। तो म्यू आर की वैल्यू, म्यू आर की वैल्यू के बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं? म्यू आर स्लाइटली ग्रेटर देन 1, यानी म्यू आर की वैल्यू 1 से थोड़ा सी ज्यादा होगी। ये प्रॉपर्टी हेडिंग नहीं है, बेसिकली हम म्यू आर के बारे में बात कर रहे हैं। बताओ अच्छा, फेरोमैग्नेटिक में म्यू आर की वैल्यू, जाई की वैल्यू वेरी लार्ज होगी, मतलब ये 100 से 1000 लेवल की हो सकती है, तो म्यू आर वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होगा। और डाया में जाई की वैल्यू स्मॉल एंड नेगेटिव है, तो क्या हम कह सकते हैं म्यू आर स्लाइटली लेस देन 1 होगा। तो अभी हम कह सकते हैं यार कि डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिज्म होगा वो एक्सटर्नल से कम होगा, क्योंकि ये 1 से छोटा है। फेरोमैग्नेटिक के अंदर ये फैक्टर बड़ा है तो मैग्नेटिज्म भी बहुत गुना जागेगा, और पैरा के अंदर जागेगा मगर बहुत ज्यादा नहीं जागेगा। अच्छा, डाया पैरा फेरो को लेके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, शायद कहीं मिले, तो मैं एक पैटर्न बताता हूं यार। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे वो यूट्यूब के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लिक्विड रखा जाता है, तो डाया मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक, फेरो मैग्नेटिक उस पर क्या असर करेगा? तो पैरा ऊपर करता है, फेरो और ऊपर करता है, तो डाया नीचे करता है। पाउडर, मैग्नेटिक पाउडर को डाया मैग्नेटिक ऊपर करेगा, सॉरी नीचे करेगा, तो पैरा और फेरो और ऊपर करेगा। तो ये बस तुम्हारे पास पैटर्न क्या है, पैरा और फेरो एक ही चीज है, सेम कारण है, रूट कॉज सेम है, तो पैरा जो कुछ भी करेगा फेरो ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा और डाया उसका अपोजिट करेगा। बस इतना याद रखना है। अगर कोई इस तरह की प्रॉपर्टी कभी पढ़ी है और तुम्हारे दिमाग में है तो बस इतना ध्यान रखना है, पैटर्न क्या है। पैरा फेरो सेम नेचर, फेरो स्ट्रॉन्ग और डाया अपोजिट। नोट कर लिया भाई। क्यूरी नाम की साइंटिस्ट ने यह बताया था कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी, जाई, ससेप्टिबिलिटी मतलब जिसको हम जाई से डिनोट करते थे,
वो टेम्परेचर के साथ ऐसे रिलेटेड है, इनवर्स रिलेशन में है, C/T, है ना। ऐसा उन्होंने एक्सपेरिमेंटली पता किया था। लॉ है तो हम इस पे कोई सवाल नहीं खड़े करेंगे, बस ऐसा होता है कि किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी C/T होती है, मतलब T बढ़ेगा तो ससेप्टिबिलिटी कम होगी। ठीक है, ये तो बहुत एक्सपेक्टेड है यार कि अगर यहीं पे गर्मी हो जाए तो तुम्हारी सजगता कम हो जाएगी, है कि नहीं यार। बहुत ज्यादा गर्म माहौल होता है तो पढ़ाई में मन, तो ऐसे ही है कि यार ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन, जितना ज्यादा गर्म होगा मटेरियल ससेप्टिबिलिटी उसका कम हो जाएगा। किसके लिए? अभी फिलहाल ये फॉर्मूला पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए है, ये फॉर्मूला क्यूरी ने पैरामैग्नेटिक के लिए दिया है। फेरोमैग्नेटिक के लिए दो साइंटिस्ट ने मिलकर एक लॉ घोषित किया है, क्या? कि अगर हम किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को गर्म और गर्म और गर्म करते जाएं तो कुछ देर बाद वो पैरामैग्नेटिक ही बन जाता है। और लॉजिकल भी है कि वो बस्तियां तब तक बस्तियां हैं जब तक टेम्परेचर एक हद से ज्यादा, अगर बहुत बड़ी आपत्ति आ जाए शहर के अंदर तो बस्तियां फिर उतनी व्यवस्थित नहीं रहेंगी, कोई इधर का उधर उधर का इधर, सब रैंडम हो जाएगा। तो फिर फेरोमैग्नेटिक क्या बन जाएगा भाई? पैरा और फेरो में यही तो अंतर होता है कि उसकी बस्तियां अलाइंड होती हैं तो वो अलाइनमेंट बिगड़ जाता है एक खास टेम्परेचर के बाद, और फेरो क्या बन जाता है? पैरा बन जाता है ना। तो अगर पैरा बन गया है तो क्या ये रूल फॉलो करेगा ससेप्टिबिलिटी का? तुरंत सवाल खड़ा होता है, क्या ससेप्टिबिलिटी का ये रूल वो भी फॉलो करने लगेगा? तो नहीं, इसका रूल थोड़ा सा अलग है। वो क्या है? C/T माइनस TC। TC यहां क्या है कि किस टेम्परेचर पे उसने अपने फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर को खोया है, उसके ऊपर जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, ये घट गया उतना, उसके ऊपर जितना टेम्परेचर बढ़ेगा वो यही रूल फॉलो करेगा। यानी T में से TC घटा के फिर ये रूल फॉलो करेगा। क्या जनता समझ पा रही है? तो ये ग्राफ Xi बराबर C/T का था, और ये भी ग्राफ वही है, थोड़ा सा शिफ्टेड ग्राफ है। ये ग्राफ 0 से शुरू होता है और ये ग्राफ थोड़ा आगे से शुरू होता है, कितना? TC शिफ्ट होके, यानी इसी ग्राफ को TC खिसका दो तो ये ग्राफ बन जाएगा। बात क्लियर है? तो ये हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ससेप्टिबिलिटी पढ़ लिया है। ठीक है, इसके अलावा है हिस्टैरिसीस, वो है नहीं सिलेबस में, नहीं मेंशन्ड है, तो हम लोग अनमेंशन्ड चीजें अभी नहीं करेंगे। मतलब क्यों करेंगे? मेंशन्ड ही पहले ढंग से खत्म कर लें, उसमें 100% कमांड कर लें, नॉन मेंशन्ड चीजें नहीं करेंगे। तो इसके सारे सवाल पूरे शीट के करके आना है। अगली क्लास में EMI